जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज दोस्तों न्यूज एंड एनालिसिस में तारीख है आज 26 जून 2024। और चलिए बिना किसी बकवास के आज की न्यूज़ों यानी कि खबरों का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है 18th लोकसभा यानी कि हमारी 18वीं लोकसभा में जो है पहले दिन 265 जो एमपी थे उन्होंने जो है ओथ ली यानी कि शपथ ली। शपथ यहाँ पे जो है हो चुकी है। हालांकि बवाल थोड़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं बवाल क्या हुआ है। बवाल ऐसा हुआ है कि जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से चुने गए हैं और संविधान का यहाँ पे जो है अनादर किया गया है, ऐसा जो है इंडिया गठबंधन जो है आरोप लगाया है एनडीए के ऊपर। तो मैं यहाँ पे बता दूं दरअसल ये कोई भी जो है असंवैधानिक काम कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यदि आपने ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वो कन्वेंशन पे बेस्ड है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक तरीके से समझौता, हालांकि हिंदी में तो उसको कुछ और शब्द से कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन का मतलब होता है कि चार लोग बैठ करके एक समझौता कर लिए कि कल से जो है ऐसा काम किया करेंगे। या मान लीजिए आपने चार लोगों ने मिलकर समझौता किया कि कल से जो है सफाई एक दिन हम करेंगे, एक दिन तुम करोगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे, लेकिन इसका कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो इसी प्रकार से एक कन्वेंशन थी कि अब तक की कन्वेंशन ये चली आ रही थी कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो प्रोटेम स्पीकर जो है सबसे जो उम्र दराज व्यक्ति है, उम्र दराज व्यक्ति का मतलब है जो बहुत ज़्यादा बार लोकसभा में मतलब लोकसभा में आ चुका है, इसका मतलब उम्र दराज है। यहाँ पे उम्र से लेना देना नहीं है, लेना देना है कि कितनी बार वो लोकसभा में इलेक्ट होकर आया है। तो उसका जो है फॉलो ऑन बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया और अंत में जो है लोगों ने जो इंडिया गठबंधन है उसने इल्ज़ाम लगाया कि आपने जो है ऐसा किया है और आपने कॉन्स्टिट्यूशनल को वैल्यूज़ को जो है आपने मतलब संविधान के खिलाफ आप गए हो। हालांकि एक तरीके से पूरा झूठ है, फर्जी है, ये मैं आपको बता दूं। ये कोई भी संविधान में कहीं पे भी कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं कहता है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो ऐसा मतलब उसके लिए शर्तें कुछ भी जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगली न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि दरअसल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी ने जो है ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अभी इलेक्शन हुए थे, दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को नहीं चुना जाता है, चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यानी कि जो सांसद हैं वो जा कर के जो है मेजॉरिटी में जा कर के वो जो, जैसे हमारे देश में 543 सीटें हैं टोटल, तो 543 सीटों में जो है 543 सीटों में जो है जितने ज़्यादा एमपी जिस पार्टी या जिस गठबंधन के पक्ष में हो जाते हैं उसका ही जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आप प्राइम मिनिस्टर को चुनते नहीं हो। और यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी ने जो शपथ ली है वो मैं बता दूं कि आर्टिकल नंबर 99, आर्टिकल नंबर 99 जो है एमपी यानी कि सांसदों की शपथ के बारे में डील करता है। और ये शपथ जो है ये जो है दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, या फिर कोई भी व्यक्ति उन सांसदों को शपथ दिला सकता है, लेकिन शपथ दिलाने वाला व्यक्ति जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, समझे। और जो ये शपथ किस व्यक्ति को क्या शपथ दिलाई जाएगी, ये ओथ का जो प्रोविज़न है ये दिया गया है 3rd शेड्यूल में, यानी कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में आपको जो है विभिन्न तरीके की शपथें किसको क्या ओथ दिलाई जाती है आपको मिल जाएगा। वहीं पे जो आर्टिकल नंबर 104 है वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी हाउस में बिना शपथ के अगर वो जो है बैठता है तो ये जो है उसके लिए पेनल्टी उस पर चार्ज की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो सांसद है वो बिना शपथ लिए संसद में नहीं बैठ सकता है, ऐसा जो है हमारा आर्टिकल नंबर 104 या 104 कहता है। और इस जो आर्टिकल है इसका एक एक्सेप्शन भी है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर वो जो है मिनिस्टर जो है बनाया जाता है और वो जो है जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर ना भी आया हो, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो जो है पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर ना भी आया हो, और वो जो है उस हाउस की प्रोसीडिंग में भाग भी ले सकता है। जो मिनिस्टर जो है जो भी संबंधित सरकार ने उसको मिनिस्टर बनाया होगा वो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आया हो ना आया हो, अगर वो जो है
शपथ ले लेता है विदाउट हैविंग द पावर ऑफ टू वोट, और वो जो है, मैं सॉरी आपको गलत बोल गया, वो जो है प्रीसीडिंग में भाग ले सकता है हाउस की। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाती है, चाहे भले ही वो जो है पार्लियामेंट में इलेक्ट ना हुआ हो, तो वो जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है वो मिनिस्टर, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 104 जो कि ऐसा कहता है कि शपथ लेना ज़रूरी है, तो शपथ लेना ज़रूरी नहीं भी है। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार किसी मिनिस्टर को जो है बैठालना चाहे पार्लियामेंट में तो बैठाल सकती है, उसको शपथ दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसको वोट डालने की पावर नहीं होगी। और शपथ जो है वो हमारे देश में 22 जो भाषाएं हैं, शेड्यूल जो लैंग्वेजेस हैं, जो आर्टिकल जो शेड्यूल 8 में दी गई हैं, उसमें जो है ले सकता है शपथ को। शपथ जो है 22 भाषाओं में ली जा सकती है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है, दरअसल यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 25 जून वो तारीख थी जिसमें जो है हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है देश में आपातकाल लगाया था। और वाकई में अगर देखा जाए तो संविधान का जो अनादर है, संविधान जो देश में आपातकाल लगाया गया था, असल में अगर किसी ने अनादर किया है तो वो किया है इंडिया तो नहीं कहना चाहिए, वो कांग्रेस ने किया है, जो कि अभी इंडिया गठबंधन है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है। तो मैं यहाँ पे किसी पार्टी के विरोध में नहीं, उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है। मैंने जो हकीकत थी, जो कानूनी है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। और 25 जून को हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी कि आपातकाल हमारे देश में इम्पोज किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमारे देश में आपातकाल 25 जून को लगाया गया था, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था अपनी राजनीतिक भूख को मिटाने के लिए। 25 जून 1975 को लगाया गया था, जिसको जो है बीजेपी ने कल इसका अच्छे से इसको पर्व के तौर पर बुनाया, और जो है फिर जो भी हो। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वेस्ट बंगाल की ओर से। जैसा कि मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया था कि हमारी जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2 दिवसीय इंडिया के दौरे पे थी। उसी में जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने जो है कहा है कि हम तीस्ता रिवर की जो ट्रीटी है वो जो है हम जो तीस्ता रिवर का पानी है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करेंगे। अब इसमें ममता बनर्जी क्यों बीच में आ गई? दरअसल ममता बनर्जी का मानना है कि आपने जो है एक बार वेस्ट बंगाल से पूछ लेते, अगर इस प्रकार से जो है आप पानी को जो है बांग्लादेश को दोगे तो इससे हमारा जो वेस्ट बंगाल के लोगों का जो पानी की कमी है वो हो जाएगी, और इतना हमारे पास पानी नहीं है जो हम किसी को दे सकें। तो आपको स्टेट की एक बार पूछ लेनी चाहिए थी, आपने नहीं पूछा, तो ये गलत बात है। और ऐसा जो है ये कह रही हैं, अगर जो है इस ट्रीटी पे जो है बात आगे बढ़ती है तो ये कह रही हैं कि हम जो है हंगामा काटेंगे वेस्ट बंगाल में, ऐसा जो है इन्होंने वार्निंग दी है। वैसे मैं बता दूं कि तीस्ता वाटर जो ट्रीटी है, जिसमें पानी शेयरिंग का जो बात है, ये 2011 में जो है यूपीए गवर्नमेंट जो है लेकर आई थी, जिसमें जो है पानी देने की बात की गई थी। तो ये बीजेपी से इसका संबंध नहीं है, दरअसल इसका ओरिजिन यूपीए गवर्नमेंट से है। ठीक है, अगला यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कुकी जो ग्रुप की ओर से। दरअसल कुकी जो ग्रुप टेक आउट रैलीज इन मणिपुर सीकिंग यूनियन टेरिटरी। दरअसल मणिपुर में जो कुकी ग्रुप है वो जो है यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। दैट अ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द सॉल्यूशन टू दिस क्राइसिस। ये कह रहा है कि कुकी जो ग्रुप है वो कह रहा है कि मणिपुर को जो है यूनियन टेरिटरी का आप दर्जा दीजिए, और ये ग्रुप जो है ऐसी जो है मांग कर रहा है। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। मैंने आपको न्यूज़ का जो है आपको खबर करा दी। अगला जो न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है केरला की ओर से। जी हाँ, केरला ने जो है हाल ही में एक रिजोल्यूशन पास किया है, जिसमें जो है केरल का नाम अब केरलम करने का प्रस्ताव आया है। वैसे मैं आपको बता दूं, कल ही मैंने इसकी न्यूज़ कवर की थी कि इसको जो है केरल का जो है सिटी ऑफ लिटरेचर, केरल का एक जो शहर था उसका नाम क्या था मैं आपको बता दूं, उसको जो कल ही की न्यूज़ जो मैंने कवर किया है उसको सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया है, जिसको जो है पहले हम जो है ये इसका केरल का नाम अभी बदलने का जो है रिजोल्यूशन पास कर दिया। दरअसल कि कोई भी स्टेट जो है नाम आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार वो जो है बदल सकता है, और ये जो है प्रपोजल इन्होंने पास कर दिया है। अब देखते हैं नाम बदलेगा तो फिर मैं इसको कवर करूँगा। और कल ही की न्यूज़ मैंने कवर किया है केरल का कोई एक जगह थी, उसको सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को ने जो है घोषित किया है।
अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से। दरअसल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि मतलब स्टार्टिंग, मतलब ऐसे अंडर ट्रायल ऐसे मान लीजिए। और ये एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, जिसमें जो है भारत सरकार क्या करेगी कि कोल, जो हमारी धरती के नीचे बहुत सारा कोल दबा हुआ है, उसको हम जो है अब कोल को जो है यानी कि कोयले को जो है हम गैस में बदलेंगे। आप कहोगे गैस से बदलने से फ़ायदा क्या होगा? तो गैस में बदलने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे बहुत सारा कोयला जो है वो नीचे से नहीं निकल पाता है, सारा कोयले को तो नीचे निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन गैस बनाना आसान है। तो नीचे से अगर हम गैस बना देंगे उस कोयले की, तो गैसों के रूप में हमें कोयले से मिल जाएगा मेथेन। तो मेथेन जब गैस हमें मिलेगी तो इस मेथेन गैस से हम जो है मेथेनॉल बना सकते हैं। ये मेथेनॉल वही मेथेनॉल है जिसको अगर आप पी लेते हो तो आप अंधे हो सकते हो, और यही मेथेनॉल वो मेथेनॉल है जिससे अभी तमिलनाडु में इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों 50 लोगों की शायद जो है जान चली गई। इसको हम कच्ची शराब भी कहते हैं। तो ये मेथेन जो गैस है इसका जो है हम प्रयोग कर सकते हैं अपने मतलब किसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं मेथेन गैस को, मेथेन गैस का। तो इससे जो है हमारी कोयले पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होगी, और कुछ हम हद तक एक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम करने में हम जो है कारगर साबित होंगे। और ऐसा जो है भारत सरकार ने इसका जो है आगाज़ कर दिया है। और इंडिया में जो है अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कोल रिजर्व हैं, जिसका भारत सरकार पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएगी। और हम जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का जो है इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है समस्याएं ये आने वाली हैं कि इससे जो है इंडिया के पास अभी ये जो गैस बनाने, कोयले से गैस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी भी हाई फाई है नहीं, तो ये थोड़ी समस्या ज़रूर अभी आएगी। और देखते हैं इससे क्या होता है। वैसे भारत सरकार ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है कि यदि कोल माइनिंग में कोई भी कंपनी अगर भारत में आना चाहे तो वो आ सकती है, 100% अपना FDI ला सकती है। और ये नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत जो है 100 मिलियन टन कोयला को जो है गैसिफिकेशन किया जाएगा 2030 तक। और जो ये गैसिफिकेशन किया जाता है इसको हम सिंथेसिस गैस कहते हैं, और इससे जो है हम पावर जनरेट कर सकते हैं और मेथेनॉल बना सकते हैं। और जो है मैं आपको बता दूं कि इससे जो है गैसिफिकेशन करने से हम जो है कई हद तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है पाकिस्तानी डेलीगेशन, यानी कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो जो है इंस्पेक्ट करने आया है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते तो आप भली भांति चिरपरिचित हो। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दरअसल ये है क्या, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है जो पानी से बिजली बनाई जाती है, वो जो है जो बिजली बनाई जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और ये दरअसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दरअसल बनाना कब से चालू हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रीटी साइन हुई थी हमारे और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, जिसमें जो है बीच का आदमी, जैसे मान लीजिए नहीं होता है बीच में एक आदमी देखने वाला, उसमें वर्ल्ड बैंक था। यानी कि वर्ल्ड बैंक के सामने इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में एक ट्रीटी साइन की थी, जिसमें कहा गया था कि वेस्टर्न जो रिवर हैं यानी कि इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो है टू पाकिस्तान, एंड ईस्टर्न जो रिवर हैं रवि, ब्यास, सतलज टू इंडिया। यानी कि जो ईस्टर्न रिवर हैं रवि, ब्यास, सतलज, और जो वेस्टर्न रिवर हैं इंडस, झेलम, चेनाब, इनका जो है पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से जो है साझा करेंगे और इनका पानी जो है एक दूसरे से साझा किया जाएगा। और इस पे जो है दोनों लोग चाहें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, और झेलम एंड चेनाब नदियों पे। और लेकिन इस पर कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन भी हैं। अगर मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं बना सकते हो, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जो IWT 1960 के तहत लगाई गई हैं। डिसएग्रीमेंट बिटवीन बाथ कंट्रीज रिलेटेड टू डिजाइन फीचर्स ऑफ किशनगंगा एंड रैटिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और इसमें जो सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि जो हमारे दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, एक किशनगंगा, एक जो है रैतले, दो हैं, ठीक है, दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं। एक जो है चेनाब रिवर में है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको हम रैतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जबकि एक किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये जो है प्रोजेक्ट जो है वो किशनगंगा रिवर पे है जो है झेलम नदी में जो है पड़ता है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है।
हालांकि इसमें जो है समस्या ये आती रहती है कि डिजाइनिंग फीचर्स को लेकर के इसमें जो है दोनों कंट्री में डिसएग्रीमेंट बना रहता है। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी कोई फाइनेंसिंग नहीं करता है, मैं आपको पहले बता दूं। तो इसमें जो है हर साल इसका जो एक डिस्प्यूट मैकेनिज़्म भी बनाया गया है। तो इसमें जो है डिस्प्यूट मैकेनिज़्म में 7 सदस्यीय आर्बिट्रल एक ट्राइब्यूनल होता है जो इसकी सुनवाई करता है अगर कोई भी मुद्दा होता है। और इसमें जो सबसे बड़े इशू आ रहे हैं वो इशू ये आ रहे हैं कि दोनों कंट्री एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती हैं, कोलैबोरेशन नहीं है, नो रेगुलर डाटा शेयरिंग, यानी कि दोनों देशों के बीच जो है नदियों का कोई डाटा शेयरिंग नहीं होता है। इस तरीके से जो है ट्रस्ट का है। और ये जो डेलीगेशन आया है वो यहीं पे जो है जांच करने आया है, इंस्पेक्शन करने आया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे ऐसा तो नहीं कहीं, क्योंकि उन्हें शक रहता है ना कि जैसे वो बम फोड़ते रहते हैं उसे इन्हें भी शक रहता है कि ऐसा तो नहीं कोई ज़्यादा पानी ले लिए हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का जो है बनावट कुछ चेंज कर दिए हो या फिर कुछ भी शक रहता है ना। तो उस तरीके से जो है ये इंस्पेक्ट करने आए, मतलब जांच करने आए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगला न्यूज़ जो है निकल के आ रहा है श्रीनगर को मैं आपको बता दूं कि कल जो है सिटी ऑफ लिटरेचर का यूनेस्को ने जो है रिकॉग्नाइज किया केरला की एक जगह को। और आज की न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो स्टेटस है वो जो है श्रीनगर को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। और ये जो है रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया गया है, तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है 1964 में बनी है, जो सेफगार्ड करती है क्राफ्ट हेरिटेज को ग्लोबली। और ये जो है 2014 में इंटरनेशनली जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनली आई। ये जो है वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल है ये इंटरनेशनली काम करती है। और जो है ये डायनेमिक नेटवर्क ऑफ आर्ट क्राफ्ट सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब काम करती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के यही है कि जो क्राफ्टिंग का जितना भी वर्क है वो जो है ये रिकॉग्नाइज करती है, जिससे जो है एक मतलब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस दे दिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो लिस्ट होगी वेबसाइट पे उसमें ये नाम जुड़ जाएगा श्रीनगर। अब इससे जो टूरिज़्म है या फिर जो टूरिज़्म यहाँ पे आते हैं लोग करने, उनको पता चलेगा यहाँ पे क्राफ्ट ऐसा बनता है, तो ब्रो वहाँ पे लोग खरीदेंगे, इससे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी ही ग्रोथ होगी। अगला न्यूज़ जो है निकल के आ रहा है, तो न्यूज़ अब अगला कुछ नहीं है, तो न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। और हाँ, लास्ट में आपको जाते जाते बता दूँ कि ये आपको अगर पीपीटी चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।